साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, जैसे मेरा आपसे वादा था कि जो भी साथी इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपीयर होने जा रहे हैं, जिनका हिंदी विषय जिनका मुख्य विषय है, तो आप सभी को पता है कि जैसा कि मेरा भी हिंदी विषय के लिए लेकर मेरा चयन हुआ था, तो मैंने एक चीज़ अनुभव किया कि 10 से 12 टॉपिक ऐसे हिंदी में होते हैं जिनका बच्चों का उस पे ध्यान नहीं जाता है और उससे बिल्कुल वो लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से 3 से 4 नंबर हर एक टॉपिक से कुल मिला के 20 से 25 नंबर सौ कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो उन्हीं मेरा टॉपिक रहेगा, मेरा एक यही उद्देश्य रहेगा कि उन्हीं टॉपिकों को मैं कवर कराऊँ। तो उसी मैंने पहले भी काफ़ी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करा दिया है। आप इस वीडियो प्लेलिस्ट में जाएँगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। यदि मैं बताऊँ कौन-कौन से टॉपिक मैंने, तो गद्यांश का मैंने करवा दिया है, अच्छे से 2 से 3 क्लास करवा दिया है। पत्र लेखन से मैंने करवा दिया है, 2 से 3 प्रश्न मैंने करवा दिया है, माफ़ करिए 2 से 3 क्लास मैंने करवा दिया है। फिर मैंने काव्य गुण से करवा दिया है, काव्य गुण से भी मैंने करवा दिया है। उसके बाद फिर हमने वाक्य से करवा दिया है, वाक्य भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज जो सबसे क्या कहते हैं, पाँचवा हमारा चैप्टर आने वाला वो है शब्द शक्ति। क्या है शब्द शक्ति? अब आप चाहे टीआई 3.0 का आप पेपर उठा के देख लीजिए, शब्द शक्ति से 2 प्रश्न आए हुए थे। कितने प्रश्न आए थे? 2 प्रश्न आए हुए थे और बच्चों का इतना इसमें लगभग 98% बच्चों का ये गलत हुआ था, जबकि बिल्कुल सरल सा प्रश्न था, लेकिन बच्चे पढ़कर ही नहीं गए थे या चीज़ें समझ में नहीं आई थी। तो ये आपके साथ ये चीज़ें ना घटना रिपीट हो, इसी वजह से मैं पहले इसी चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया हूँ आज। तो आइए इस वीडियो पे आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को मैं कम से कम 3 क्लास बनाऊँगा। कितने क्लास बनाऊँ? 3 क्लास बनाऊँगा और हर हर एक क्लास 20 से 25 मिनट ही लगभग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं आपका समय लूँगा। इसको आप अपना कोई अन्य काम करते हुए इसको देख सकते हैं। इसमें पहला क्लास मेरा थ्योरी क्लास रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी-सी कठिन चैप्टर पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ इस प्रश्न को इस तरीके से आपके बीच ला दूँ कि आपसे जो है, अगर इससे अगर प्रश्न बन जाए या फिर आ जाए तो आपका गलत ना हो। तो इससे पहली क्लास जो हमारी रहेगी थ्योरी क्लास रहेगी। दूसरी जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एमसीक्यू क्लास रहने वाली है और तीसरी क्लास भी हमारी एमसीक्यू रहने वाली है। तो आप याद रखिए कि यानी 3 क्लास मिलेंगे। पहले तो आज हम थ्योरी ही इसका कवर करेंगे। आइए थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जैसे साथियों, ये है कि आज हम पढ़ने वाले शब्द शक्ति। तो पहले जानते हैं शब्द शक्ति कहते किसे हैं? तो आप इसको यदि पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसके जो है डेफिनेशन को पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे रट लीजिए कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को, व्यापार का अर्थ होता है तरीका, व्यापार का अर्थ क्या होता है? तरीका। तो अगर कोई शब्द है तो जाहिर सी बात है उस शब्द का कोई अर्थ होगा, क्योंकि बिना अर्थ के उस शब्द का कोई महत्व नहीं होता है। शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो अगर कोई शब्द है और उसके अंदर जो उसका अर्थ है, उसको प्रकट करने के लिए जो तरीके होते हैं, चाहे वो भाव से संबंधित होता है, चाहे वो रचना से दृष्टि तरीका हुआ, तो वो जो तरीके होते हैं या जो व्यापार होते हैं, उसी को शब्द शक्ति कहा जाता है। याद रख लीजिए फिर से इसके डिफिनेशन को कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज़ अवेयर कर दूँ कि कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शब्द शक्ति में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे टीआई 3.0 पूछा पूछा था, जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले वाला। ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी का डेफिनेशन पूछ लेगा या एक कोई कविता देगा, बोलेगा इसमें अभिधा लक्षणा है, अभिधा है कि लक्षणा है कि व्यंजना है। तो 3 तरीके से मैं तीनों तरीकों को, तो पहला तो आपको ये तरीका है, पहला तो ये पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला ये याद रख लीजिएगा इसके डेफिनेशन को लेकर। अब थोड़ा-सा आइए इसके डिटेल्स जानते हैं। तो जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थ के अनुसार प्रभाव पड़ता है, याद रखिए, जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थ के अनुसार प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को, याद रख लीजिए, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति क्या है? कि जो शब्द का अर्थ बोध कराए, ये शब्द के अर्थ को समझाने वाली जो शक्ति होती है वही हमारी शब्द शक्ति हो जाएगी। अब आचार्य चिंतामणि के अनुसार जो है, आचार्य चिंतामणि अनुसार शब्द शक्ति के बारे में क्या बोलते हैं कि जो सन परे सो शब्द है, समुझे परे सो अर्थ। अर्थात जिसको सुना जाए वह शब्द है। शनि का अर्थ होता है, ये अपभ्रंश शब्द है। तो जो शनि परे, जिसे सुना जाए वो शब्द है और जिसे समझा जाए वो अर्थ है, और उस शब्द से जो समझ में आए वह अर्थ होता है। तो जो सुना जाए वह शब्द है और उससे जो समझा जाए जिस शब्द से, उस शब्द से, तो वो अर्थ होता है। तो ये आचार्य चिंतामणि के अनुसार आप जो है इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे यदि हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि
काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति के लिए व्याकरण शास्त्र का सहारा लिया है, लक्षणा के लिए मीमांसा का और व्यंजना के लिए उसने अपना अलग अलग रास्ता अपनाया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक। शब्द शक्ति के प्रकार यहाँ से आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि शब्द शक्ति के प्रकार यानी तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार होती हैं, तो आप याद रखना कि हिंदी काव्य शास्त्र में 3 शब्द शक्ति होती है। कितनी? 3 शब्द शक्ति होती है। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार हो जाएंगे? 3। कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर शब्द शक्ति के 3 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन? आइए इसको जान लेते हैं। तो पहला आपको याद रखना जरूरी है, पहला जो होता है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। याद रखना है हिंदी काव्य शास्त्र में 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। कितना? ये याद रख लीजिए 3 शब्द शक्ति होंगी। आपसे पूछा जाएगा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, तो आप इसका ये नहीं होता कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, सिंपल सा है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? आप बोलते हैं सर 3 होती हैं। कौन कौन से? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा जो सबसे अंतिम में है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसको आप जो है बिल्कुल याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में। तो पहले तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो देव ने, एक आचार्य देव हैं, उन्होंने कहा है कि जो अभिधा शब्द शक्ति को वो सबसे श्रेष्ठ माना गया। आपसे पूछा जा सकता है इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति कौन है, तो आप बोलेंगे अभिधा शब्द शक्ति। किसने माना था? तो आचार्य देव ने माना था। देव ने कहा था, आचार्य देव ने कहा था कि अभिधा उत्तम काव्य है और मध्य लक्षणाहीन, यानी सबसे उत्तम अगर हम बोलेंगे सबसे टॉप पे तो अभिधा है, बीच में सेकंड नंबर पर लक्षणा होता है और अधम व्यंजना रस विरसा, और सबसे नीचे कौन है? अधम, यानी सबसे अधम मतलब सबसे नीचे कौन है? व्यंजना। तो अधम व्यंजना रस विरसा उल्टी कहत नवी, यानी सबसे ऊपर अभिधा, लक्षणा और लास्ट में व्यंजना। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसका क्रम याद रख लेना है। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा थोड़ा सा जानते हैं, तो ये किसका? अभिधा शब्द शक्ति का। तो अभिधा शब्द शक्ति का परिभाषा थोड़ा जान लेते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति का क्या है कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा इसको जानिए। तो जिस शब्द से, याद रखिए, जिस शब्द से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, अर्थात वक्ता द्वारा कहे गए कथन का अर्थ मुख्य अर्थ से लिया जाए, वहाँ आपदा शब्द शक्ति, माफ़ करिए आपदा नहीं, अभिधा शब्द शक्ति होती है। सिंपल सा, कुछ करना नहीं है कि जैसे कोई किसी का कहा गया स्टेटमेंट है, जैसे मैं बताता हूँ कि राम या मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अब मैं बोला कि मैं आम खाता हूँ, तो आप इसे क्या समझेंगे कि जाहिर सी बात आप भी यही समझे कि मैं आम खाता हूँ। इसका कोई अन्य अर्थ आपके मन में नहीं आएगा, जो मैं बोला वही सीधा सीधा आपके समझ में आ गया। यानी कोई सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई सिंपल सा, कोई साधारण सा कथन है, कोई वो कथन चाहे निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, लेकिन उसका अर्थ का सिंपल उसका अर्थ बिना किसी आपके परिश्रम के या बिना किसी अन्य आपकी चेष्टा के द्वारा बिल्कुल सामान्य सा अर्थ है उसका, कोई घुमाव फिराव नहीं है, और आप उसके सामान को, अर्थ को, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वही आपको भी समझ में आ गया, तो बोलेंगे सर सिंपल से ये अभिधा है। अभिधा का सीधा अर्थ कथन जैसा। जैसे मैं कुछ उदाहरण देकर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। जैसे कि भाई अब यही मोहन, मैं बोला मोहन स्कूल जाता है, आप भी यही समझेंगे कि मोहन स्कूल जाता है। इसमें कोई, जैसे अब मान लेते ये गोलू हैं, ये इनकी मान लेते मम्मी है। अब गोलू बोल रहे हैं कि मम्मी गाय खेत में चर रही है, तो इनकी मम्मी भी क्या कोई दूसरा अर्थ समझे? मम्मी को भी यही लगेगा हाँ सीधा सीधा बेटा बोल रहा है गाय खेत में चर रही है। तो क्या इसके अर्थ को समझने इनको कोई दूसरा दिमाग लगाना पड़ा, या इनके अर्थ को समझने में इनको बहुत कठिनाई महसूस रही? बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट इनको भी समझ में आ गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं होता है। तो बालक पुस्तक पढ़ता है, इसमें कोई इसमें कठिन शब्द नहीं है, ना कोई कठिन इसका अर्थ है समझने में, कि आप बोल रहे हैं बालक पढ़ता है, उसके समझ में आ रहा है कि बालिका पढ़ती है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। बालक पढ़ता है तो उसको भी बालक पढ़ता है, सिंपल सी बात। मोनू एक नटखट लड़का है तो उनको भी समझ में आ रहा है कि मोनू एक नटखट लड़का है। विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, शेर जंगल में रहता है। तो जो कोई भी उदाहरण बिल्कुल सरल हो, उसमें कोई घुमाव फिराव ना हो, कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति ना हो, कोई सामासिक शब्द ना हो, कोई क्या कहते हैं अलंकृत शब्द न जुड़ा हो, तो बोलेंगे सर ये हमारा क्या है? अभिधा लक्षण है। अभिधा कौन सा है? अभिधा शब्द शक्ति। सिंपल सी बात है। यानी कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि जिस शब्द से
मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, यानी जो मुख्य अर्थ हो उसको सीधा सीधा वो उसको अर्थ समझ में आ जाए। प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल सीधा साधा, उसके सीधा सा, अर्थात वक्ता द्वारा कहे गए कथन का अर्थ मुख्य अर्थ से लिया जाए वहाँ पता, यानी जो मैं कहना चाहता हूँ वही सुनने वाला भी वही अर्थ समझे, यानी जो भी ये श्रोता हो वो वक्ता के द्वारा कहे गए जो मुख्य अर्थ उसी को समझे। तो बोलेंगे सर ये हमारा अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे कि दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि शब्दों को सुनकर अथवा पढ़कर श्रोता को जो लोक प्रसिद्धि अर्थ की प्राप्ति होती है उसे अभिधा शब्द शक्ति, यानी जो दुनिया जानती, जो मैं बोला वही वही भी समझा, ये भी समझा, ये भी समझा, ये भी समझा, और श्रोता को भी ये समझ में आ गया। तो बोलेंगे सर ये यानी इसका अर्थ समान है, जो बिल्कुल सबके लिए एक ही जैसा है, इसे बोलेंगे हम अभिधा शब्द शक्ति। सिंपल सी बात है, कोई इसमें आपको डरना नहीं। अभिधा शब्द शक्ति के वाचक शब्दों को वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ कहते हैं। याद रखना ये अभिधा शब्द शक्ति के जो वाचक शब्द यानी बोलने वाले जो शब्द होते हैं उसमें 3 प्रकार होते हैं, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और संकेतार्थ। ठीक, आप अब अभिधा जो शब्द शक्ति होता है इसको जो है रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है। इसको समझिएगा। देखो आपदा जो अभिधा शब्द शक्ति होता है उसके 3 तरीके का अर्थ वो बोध कराता है, या तो रूढ़ होगा, या तो यौगिक होगा, या योग रूढ़ होगा। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द ये होते हैं कि यदि कोई भी, देखिए समझिए इसका, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होता है कि अगर कोई भी शब्द है उसको तोड़ा जाए, जैसे आदमी को तोड़ा जाए तो आ धन द धन्मी, तो क्या इसका कोई अर्थ निकला? यहाँ से कोई अर्थ नहीं निकला। तो जब किसी भी शब्द को हम तोड़ते हैं उसका कोई अर्थ नहीं आता है तो हम बोलेंगे सर ये कैसा है, ये हमारा रूढ़ शब्द है। कैसा है? रूढ़ शब्द है। ठीक, ऐसे बालक है, बालक को तोड़कर देखिए क्या कोई इसका अर्थ समझ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी बिल्कुल रूढ़ शब्द है। तो जिन शब्दों में संधि समास प्रत्यय उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम नहीं तोड़ेंगे और कोई भी तोड़ने पर कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा, एक भी इसमें प्रोसेस काम नहीं करता, अर्थात उसके खंड नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, उसके खंड नहीं होते हैं, तो हम बोलेंगे सर ये रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द। जैसे दिन रात हाथी घोड़ा, अब इसमें क्या दिन को तोड़िए दी धन ना, क्या कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो बोलेंगे सर ये हमारा क्या है? रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द क्या होता है भाई? कि तोड़ने पर, जैसे कि विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय तो विद्या का घर, तो तोड़ने से कोई अर्थ निकल रहा है तो बोलेंगे सर ये हमारा यौगिक शब्द है। वाचनालय, वाचन धनालय। ठीक, तो इस तरीके से जब तोड़ने से कोई अर्थ निकले, यानी सीधे सीधे से मतलब है कि इसमें जिन शब्दों के शब्द घटना में बहुब्रीहि समास को छोड़ करके संधि समास प्रत्यय उपसर्ग आदि एक प्रक्रिया आवश्यक रूप से होती है, यानी उसे तोड़ा जा सकता है, अर्थात तो उसे बोलेंगे सर यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ क्या होते हैं? कि जब किसी शब्द से कोई दूसरा अर्थ निकले, जैसे गणपति, गणपति होता है गणों का मालिक, और अर्थात उसका होता है अर्थात श्री गणेश। ठीक, शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर को। तो जब किसी यानी या समझ लीजिए कि जिन शब्दों में शब्द संगठन के तत्व होते हैं लेकिन उनका अर्थ तीसरे अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, यानी देखने से कुछ और लग रहा है लेकिन उसका कोई तीसरा अर्थ होता है, तो यानी जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी किस में आते हैं? योग रूढ़ शब्द में आते हैं। आपको ये थोड़ा सा ट्रिक या के पॉइंट आपको समझ लेना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण मैं बता ही दिया कि जैसे कि मोहन स्कूल जाता है, गाय खेत में चरे, बालक स्कूल। सिंपल सा कोई स्टेटमेंट हो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम बोलेंगे सर अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे कि यहाँ पे ना इस तरीके से, हाँ यहाँ पे आपको याद रखना है कि जितना भी अब जो यमक अलंकार के उदाहरण हो वो हमारा अभिधा शब्द शक्ति में होती हैं। जैसे कि ये उदाहरण हुआ कि इसमें ऐसा आप पूछ लीजिए, बताइए इसमें जो है कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। तो जो भी जहाँ भी यमक अलंकार का उदाहरण है, यमक अलंकार आपको तो समझ में आता होगा क्या होता है। तो यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं हमारा क्या होता है, इसको थोड़ा सा बना लीजिए, अभिधा शब्द शक्ति होती है। क्या होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द समझ में आ गया, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में जानते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है? लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है? जब वाक्य अथवा शब्द के मुख्यार्थ के प्रतीति सीधे सीधे न होकर इसका कोई प्रयोजन के आधार पर होता है, वहाँ लक्षणा शब्द होता है। यानी जब बोलने वाला, मान लेते हैं ये बोलने वाले हैं, बोल रहा है कुछ, ये बोलने वाले हैं, ये सुनने वाले, यानी ये वक्ता है और ये श्रोता है, सुनने वाले हैं। ठीक, जब बोल इंसान कुछ और रहा है लेकिन इसका अर्थ ये कुछ और ग्रहण कर रहे हैं। 2 व्यक्ति हैं, ये एक ही बात बोला
लेकिन ये कोई इसका अर्थ अलग है, ये कोई इसका अलग अर्थ ले रहे हैं, ये इसका कोई अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। यानी जो वाच्यार्थ है, यानी जो वक्ता है, उसके मुख्य अर्थ से मुख्य अर्थ को न कर कोई अन्य अर्थ ये लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हम कह सकते हैं थोड़ा सा और अगर शास्त्रीय तरीके से अगर हम समझें दूसरे शब्दों में, तो किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द का मुख्यार्थ लोक प्रसिद्धि अर्थ प्राप्त नहीं होता। यानी जो दुनिया समझ रही है, यानी जैसे कि मैं बोल दिया कि मेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरी बुद्धि खराब हो गई। अब दो लोग हैं, एक ये हैं, एक ये हैं। अब ये समझ रहे हैं इस शब्द को कि मेरी बुद्धि खराब है, कि यानी मेरे दिमाग में कोई समस्या आ गया है, इनको ये लग रहा है। और इनको लग रहा है कि यानी इनका जो है कुल मिला के ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या सोचा जाए, यानी ये इनके सोचने का जो है ये सोच नहीं पा रहे, इनका कोई दिमाग थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है। तो दो लोग अलग अलग, इनको समझ में आया कि मेडिकली रूप से मेरा बुद्धि खराब हो गया, मेरी मेंटली में कोई प्रॉब्लम, इनको लग रहा है कि मेरे दिमाग रूप से मैं कोई सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं टेंशन में हूँ। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ बना लिए दोनों लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लक्षणा शब्द शक्ति। यानी कुल मिला के यही होता है किसी वाक्य में जो लोक प्रसिद्धि अर्थ प्राप्त नहीं होता है और वहाँ उसके बाद शब्द का अर्थ दूसरे द्वारा अलग अलग ले लिया जाता है, तो वहाँ होता है हमारा लक्षणा शब्द शक्ति। इसके अलावा इस प्रकार भी कहा जाता है कि जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन का अर्थ मुख्यार्थ से न लेकर लक्ष्यार्थ से लिया जाए, यानी जो मुख्य उसका अर्थ थे उसको न लेकर कोई दूसरा अर्थ किसी के द्वारा ग्रहण किया जाए, तो वहाँ पे हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। यानी कि जैसे अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि मैं एक उम्मीद कर सकता हूँ कि आप तीनों परिभाषाओं को पढ़कर समझ गए होंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होते हैं। हम पहचानने का तरीका आपको बता रहे सिंपल तरीके से। अब देखो मैंने दो पढ़ाया अभी तक, ध्यान देना, अभी तक हमने दो पढ़ाया। अब यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए बिल्कुल। देखो हमने दो पढ़ा, एक हमने पढ़ाया अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, हमने दूसरा पढ़ाया लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक, अभिधा शब्द शक्ति क्या है, आप सिंपल सा समझिए कि जिसमें कोई सिंपल सा स्टेटमेंट हो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, सिंपल सा कोई स्टेटमेंट है, अभिधा शब्द शक्ति आप पहचान लेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति में सिंपल सा समझना है कि जिसमें मुहावरा शब्द का प्रयोग कोई मुहावरा हो। जैसे अभी हमने बताया था बुद्धि खराब होना, ये एक तरह का मुहावरा होता है। कोई लोकोक्तियाँ हो, कोई लोकोक्तियाँ, तो जिसमें भी कोई मुहावरा हो या लोकोक्तियाँ शब्द का प्रयोग किया गया हो, खट से आप समझिए कि इसमें कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति। सिंपल सी बात है। तो अभिधा समझ गए, लक्षणा समझ गए। यदि अब मैं आपको व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में न भी बताऊं, तो भी यदि ये दोनों नहीं है तो वही होगा। यहाँ से हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन यदि यहाँ से अगर मैं न भी बताऊं तो आप ये अभिधा पहचान सकते हैं, लक्षणा पहचान सकते हैं। लक्षणा में मुहावरा लोकोक्तिया का प्रयोग होता है, अभिधा एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। तो यदि ये दोनों नहीं होगा तो सिंपल समझ लेगा आप क्या है कि व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक, अब जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसको थोड़ा लक्ष्मण बना दिया, इसको लक्षणा कर लीजिए, क्या कर दीजिए, लक्षणा। अब जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है आपको समझना पड़ेगा कि यह दो प्रकार की होती है। कितनी होती है, याद रखना है, लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, एक रूढ़ा लक्षणा, एक प्रयोजनवती लक्षणा। दोनों को समझते हैं रूढ़ा लक्षणा को। तो जब रूढ़ा लक्षण क्या है, जब किसी रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर अन्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द कहते हैं। ठीक, इस शब्द शक्ति को रूढ़िमती लक्षणा या निर्वज्ञा लक्षणा भी कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखें, रूढ़िवती लक्षणा या निर्वज्ञा लक्षणा। समझिए, जैसे कि सिंपल सिंपल समझ लिखा है कि जब किसी रूढ़ी के कारण यानी बहुत समय से एक परंपरागत तरीके से चली आ रही है कि उसका गलत अर्थ ही निकाला जा रहा है, उसके बारे में कोई गलत अर्थ ही निकाला जाए, जिसके कारण आप भी मजबूरी में उसी अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। यानी रूढ़ी के अनुसार, परंपरागत के अनुसार आप भी किसी शब्द का गलत अर्थ निकाला जा रहा है और आप भी उसी अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, हालांकि आपने जो मुख्य अर्थ था उससे अलग अर्थ ग्रहण किया, तो जाहिर सी बात है लक्षणा व्यंजना होगा ही। लेकिन रूढ़िगत के कारण कि हालांकि उसका आपको दूसरा अर्थ पता है, लेकिन नहीं, आप उसी अर्थ को मजबूरन पकड़ के कि ये परंपरागत चली आ रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर रूढ़ा लक्षणा है। क्या है, रूढ़ा है। जिससे मैं एक उदाहरण यहाँ देता हूँ कि राजस्थान वीर है। अब आपको समझना है कि अब यहाँ पे पहली बात तो भाई ये सिंपल सा, अब आपको कोई अभिधा तो हो नहीं सकता क्योंकि राजस्थान वीर है, इससे क्या जानकारी मिलता है, राजस्थान तो वीर, कोई राजस्थान जो है भाई, यहाँ पे राजस्थान का मुख्य क्या है, मुख्यार्थ क्या है कि राजस्थान एक राज्य है। और यहाँ इसका अर्थ बोध की बाधा यह है कि राजस्थान तो एक क्षेत्र है,
क्षेत्र विशेष का नाम है और वह वीर कैसे हो सकता है? भाई राजस्थान एक जगह का नाम है ना, कोई इंसान वीर होता है, कोई जानवर वीर होता है, लेकिन राजस्थान तो एक जगह का नाम है। तो जगह कोई थोड़ी वीर हो सकती है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे सर ये कहने का इसका अर्थ कोई दूसरा है। यानी जो हमको सिंपल-सिंपल से राजस्थान वीर नहीं हो सकता क्योंकि एक क्षेत्र है। यानी यहाँ पे अभिधा तो नहीं, क्योंकि अभिधा में सिंपल-सिंपल सा अर्थ होता है, जो दिख रहा है वही होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है उसका अर्थ वो नहीं है। राजस्थान यहाँ एक क्षेत्र दिखाया है और क्षेत्र वीर हो नहीं सकता, यानी सीधा-सीधा इसका इसका कुछ और अर्थ है। जब कुछ और अर्थ हो तो वहाँ पे अभिधा नहीं हो पाएगी। वहाँ पे क्या होगा, जब उसका कोई और अर्थ हो तो लक्षणा होगा, क्या होगा? लक्षणा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना चाहिए भैया, यहाँ पे यह वीर हो नहीं सकता राजस्थान, यहाँ इसका कुछ कहने का और अर्थ है और जब यहाँ किसी कहने का कुछ और अर्थ हो तो वहाँ क्या हो जाएगा? लक्ष्यार्थ होगा। और इसके कहने के यहाँ पे अर्थ है कि राजस्थान के निवासी जो है वीर है। राजस्थान वीर इसका राजस्थान के निवासी वीर है। यह अर्थ आधार आधेय संबंध की दृष्टि से लिया गया है। यह अर्थ ग्रहण करने से कारण है यहाँ रूढ़ि लक्षणा शब्द होगा। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे ये लोग कहते चले आए हैं कि राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है। तो यहाँ पे कोई मुहावरा लोकोक्तियाँ विशेष रूप से नहीं दिख रहा है। ये राजस्थान वीर है, कोई आपका विशेष रूप से मुहावरा लोकोक्तियाँ नहीं। जब बिल्कुल साफ-साफ कोई मुहावरा लोकोक्तियाँ दिखे, बिल्कुल साफ-साफ, तो वहाँ पे सीधा हम बोलेंगे कि ये लक्षणा शब्द शक्ति है, लेकिन कैसा है? प्रयोजनवती। कैसा है? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। और जहाँ पे इसका अर्थ कोई दूसरा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ये मुहावरा लोकोक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। राजस्थान वीर है, कहते लोग आए हैं कि राजस्थान के लोग वीर होते हैं, तो यहाँ पे रूढ़ावती लक्षणा कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे अब इसमें देखिएगा, अब इसमें क्या है कि मोहन सदा चौकन्ना रहता है। यहाँ मोहन चार कानों वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे यहाँ लिखा मोहन क्या सदा चौकन्ना चौकन्ना मतलब होता है जिसमें चार कान हो। हालांकि मोहन के चार कान तो हो नहीं सकते हैं, यानी इसका अर्थ कोई दूसरा है। यानी यहाँ पे क्या है? लक्षणा शब्द कहना कुछ और चाहता है। ये नहीं कि मोहन सदा चौकन्ना, कि मोहन के सदैव चार कान होते हैं। चौकन्ना मतलब चार कान होते हैं, इसका अर्थ थोड़ी है। इसका मतलब कि मोहन भाई हमेशा थोड़ा सावधान रहता था, यानी कहने कि इसका कोई अर्थ दूसरा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं कि भाई पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अब 9 2 11 का अर्थ थोड़ी होता है कि 9 और धन 2 धन 11 हो गए, इसका अर्थ दूसरा होता है कि भाग जाना। तो यहाँ भी क्या होता है भाई कि लोकोक्तिया का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, तो हरिश्चंद्र बनना किसी यानी कि बड़ा सही बोलो तो इसका अर्थ कोई दूसरा है, यानी सही बोलना। यहाँ भी हमारा लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। वह हवा से बातें करता है और वह लाल पगड़िया जा रहा है, राधिका तो निरी गाय यानी बिल्कुल सीधी है, तो अर्थ दूसरा निकल रहा है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये भी मुहावरा लोकोक्तिया, तो ये भी लक्षणा शब्द शक्ति, ये भी मुहावरा लोकोक्तिया, ये भी मुहावरा लोकोक्तिया, ये भी मुहावरा लोकोक्तिया। तो समझ लेना यहाँ पे कि सभी लोकोक्तियों और मुहावरों के उदाहरण में रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होता है। यानी जितना भी मुहावरा हो या लोकोक्तिया का प्रयोग किया गया हो, वहाँ पे रूढ़ि लक्षणा शब्द होता है। क्या होता है? रूढ़ि लक्षणा शब्द होता है। प्रयोजनवती के बारे में आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए कि प्रयोजनवती लक्षणा क्या हो जाएगा? जब किसी अभिप्राय या प्रयोजन को सिद्ध करने की लक्षणा की प्रवृत्ति होती है तो उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। इसका अर्थ हो कि जब कोई इंसान एक इंसान दूसरे को देखा तो सामने वाला देखा कि वो बिल्कुल कमज़ोर सा दिखाई दे रहा है। हड्डियों का ढांचा मतलब बिल्कुल कमज़ोर सा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे सीधी सी अर्थ है कि प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होता है कि जब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है तो प्रयोजन से ही अन्यार्थ को निश्चित किया जाता है, जिसको लक्ष्यार्थ कहा जाता है। जैसे कि समझना कि यहाँ पे आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा, इसका मतलब कि सर यहाँ पे हड्डियों के ढांचों के द्वारा व्यक्ति को दुर्बल बताया जा रहा है। यानी वक्ता का प्रयोजन ये है कि वो जो है इस शब्द का प्रयोग करके उससे ये बताया जाए कि वो कमज़ोर है। क्या है? कमज़ोर है। तो कमज़ोर शब्द को व्यक्त करने के लिए किसी एक अन्य शब्द का प्रयोग किया, यानी किसी प्रयोजन के लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे उसका मुख चंद्र है, उसका मुख चंद्र है। अब यहाँ पे जो इस चंद्र का प्रयोग किया गया है किसी चेहरे को सुंदर सुंदर दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो जब किसी शब्द का प्रयोग किसी दूसरे शब्द के जो है उसकी विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षण। मेरे सिर पर क्यों बैठता है? ऐसा नहीं कि रियल में आप पहले तो देखेंगे ये अभिधा है, लक्षणा व्यंजना है। तो मेरे सिर पर क्यों बैठते हो? ये इंसान कोई इसलिए थोड़ी कहता है सर पर बैठने के लिए। अगर सिंपल से इसका अर्थ होता तो अभिधा होता, अभिधा है नहीं। लक्षणा क्या होता है कि मेरे सिर पर क्यों, यानी यहाँ पे सिर पर बैठने का प्रयोग किया जा रहा है किसी दूसरे चीज़ को रहने के लिए। यानी तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? यानी यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? सिर पर बैठने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं
अब देखिए आपको थोड़ा-सा यहाँ कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब हम एमसीक्यू कराएँगे, ध्यान दीजिए, जब हम एमसीक्यू कराएँगे और मुश्किल से मैं 2 क्लास और लूँगा अभी ये इस पे मैं 3 क्लास इसको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें बिल्कुल कन्फ्यूजन होती है और ये पक्का इसमें 2 प्रश्न आने-आने होते हैं। तो जैसा मेरा ये आपसे पहले एक था वादा कि हम आपको ऐसा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाएँगे। उन्हीं टॉपिक को कवर कराएँगे जो बिल्कुल ही एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम होते हैं और जो हम पढ़ कर नहीं जाते वो बिल्कुल गलत करके आते हैं। ठीक? भले आपको थोड़ा-सा यहाँ समझने की दिक्कत हो रहा है, मैं चाहता संज्ञा, सर्वनाम वगैरह लाता और ढेर सारा व्यू पाता क्योंकि वही सभी को समझ में आता है और वही क्या होता है कि सब पसंद भी करते हैं। लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होना है। जो आप करेंगे संज्ञा, सर्वनाम वो सभी करेंगे और सबसे अगर रेस में आगे निकलना है तो उन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है जो कठिन हो और जो कोई ना कर पाए वो आप कर लें। ठीक? तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लाया है। इस टॉपिक को हम लाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरे से क्यों बैठते हो, सारा घर तमाशा देखने गया, बीती विभावरी जागरी, अपन घाट पे डूबरी, तारा घाट उषा नागरी, ये सभी क्या हो जाएगा भाई साहब आपके हो जाएंगे। क्या कहते हैं आपका ये हो जाएगा इसको बोल देंगे कि अभिधा सब शक्ति। व्यंजना क्या होती है समझ नहीं है, व्यंजना समझा ही देते हैं कि चलिए अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बाकी कल एक और थोड़ा-सा थ्योरी लेते हैं, कल एक और थ्योरी क्लास हो जाएगी और फिर उसके बाद परसों क्या हो जाएगा हमारा एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक? तो क्योंकि ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं फिर पूरा, तो इसलिए जो है आज क्लास इतना ही रखते हैं, कल एक और थ्योरी लेते हैं। और मैंने 2-3 चीज़ मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ सबके पास, हमने बताया कि जो शब्द शक्ति होती है, शब्द शक्ति क्या होती है? कि जो शब्द के अर्थ को बढ़ाने में शब्द के अर्थ को जो है, जो वृद्धि करने में सहायक होते हैं, उस शक्ति को हम बोलते हैं शब्द शक्ति। क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है हमारा अभिधा, एक होता है हमारा लक्षणा और एक हमारा होता है व्यंजना। 3 होते हैं। हमको पता है कि सबसे अगर हम बात करेंगे सबसे उत्तम ये होता है, सबसे अधम ये होता है, मध्यमा ये होता है। अभिधा शब्द शक्ति के लक्षण 2 होते हैं। एक रूढ़ा, यौगिक एक योग रूढ़, ये 3 होते हैं। लक्षणक मैंने बताया 2 होते हैं। एक होता है हमारा क्या कहते हैं रूढ़ि लक्षणा और एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा क्या होता है कि जब किसी अर्थ का इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि परंपरागत से उसका अर्थ वो लोग जो है सुना जा रहा है। तो जिसमें मुहावरा लोकोक्तिया का प्रयोग हो हमारा रूढ़ा लक्षणा होगा और जिसमें सिंपल सा किसी शब्द का प्रयोग किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ को बताने के लिए तो प्रयोजनवती लक्षणा होगा। तो इन दोनों हमने समझा दिया है। व्यंजना बिल्कुल छोटा सा है, इसको कल समझा के और कल एमसीक्यू भी इसका करवा देंगे। तो आज ये यही रखते हैं वीडियो। बाकी एक छोटी सी जानकारी आप थोड़ा सा उसको जान लीजिए, थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए। तो साथियों जानकारी ये थी कि यदि आप जो है हेलो, हाँ, यदि आपको जो है एनसीईआरटी के सार नोट चाहिए 6 टू 12 तक जितने भी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक लंबा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो कोई सार नोट्स हो जिसमें बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें लिखी हो तो और 8 विषयों के सार नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या पड़ेगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, मुश्किल से आपको मात्र 25 रुपये में मिल जाएगा। या फिर यदि आप हिंदी से संबंधित व्याकरण या साहित्य की किताब चाहते हैं, थ्योरी जिसमें हो एमसीक्यू दोनों हो, तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। या बिहार जी के करंट अफेयर कोई भी लेंगे आप मात्र 25 रुपये पड़ेगा। बिहार जी के करंट अफेयर चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यदि आप हैंड रिटेन नोट चाहते हैं या फिर अन्य बुकें चाहते हैं इससे संबंधित तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हिंदी विषय के 150 प्रश्नों का मॉक टेस्ट चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आप पीआरटी का नोट चाहते हैं 6 टू 12 जो एनसीईआरटी बेस होगा तो वो भी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ये वीडियो ये रखते हैं। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का